वेलकम फ्रेंड्स। मैं हूं इंजीनियर खुर्शीद और आज के वीडियो में लाया हूं सिविल इंजीनियरिंग इंटरव्यू क्वेश्चन सीरीज़ का अगला क्वेश्चन नंबर 4 है। लेकिन पहले मैं तीनों जो वीडियो बनाया था वो छोटा छोटा वीडियो बनाया था एक एक सवाल का। तो आज के वीडियो में जैसे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 दिया था, क्वेश्चन नंबर 3 दिया था, तो ये सीरीज का क्वेश्चन नंबर 4 आएगा। लेकिन इसमें मैं फुल डिटेल बताने वाला हूँ किस तरह के पोस्ट के लिए कौन सा क्वेश्चंस अक्सर पूछा जाता है, फ्रेशर्स के लिए कौन सा, बिलिंग इंजीनियर के लिए कौन सा, साइट इंजीनियर के लिए कौन सा। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा इसमें। और तो वीडियो के अगर आप अंत तक रहेंगे तो ज़रूर आप लाभान्वित होंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। मैं एक एक चीज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक में कवर करने की कोशिश करूँगा। तो इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। और उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और उसमें बेल आइकन को भी दबा लें और नोटिफिकेशंस फॉर ऑल कर लें। तो इससे क्या लाभ होगा कि आपको वीडियो की इन्फॉर्मेशन तुरंत की तुरंत मिल जाएगी। जैसे ही मेरा वीडियो अपलोड होगा उसकी तुरंत की तुरंत जानकारी आपको मिल जाएगी। और मेरे फेसबुक ग्रुप और ट्विटर अकाउंट से भी जुड़ जाएं, जिसमें मैं अपना लिंक शेयर करते रहता हूं, और जॉब का भी और कुछ और जानकारी रहती है तो उसका भी लिंक शेयर करता हूं, जिसका मैं वीडियो नहीं बना पाता हूं यूट्यूब पे। तो उससे भी आप लाभान्वित होते होंगे। तो चलते हैं अभी ये आज के टॉपिक की ओर। तो जैसा कि मैं आपको बताया था कि उसमें डेंसिटी से क्वेश्चंस, रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे थे आपको पहले। तो सबसे पहले तो ये तो जनरल क्वेश्चंस है फ्रेशर के लिए। तो समझिए ये जनरल क्वेश्चंस है कि आप जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, जो भी स्टील हो, सीमेंट हो, वाटर हो, ब्रिक्स हो, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, तो ये सब कंस्ट्रक्शन मटेरियल का डेंसिटी आप याद कर लीजिए, इस पर स्टडी कर लीजिए। तो ये डेंसिटी तो आपको याद करना ज़रूरी है। और मैं ये एक हैंड बुक है प्रैक्टिकल सिविल इंजीनियरिंग का, जो साइटों पे अक्सर होता है, यूज में होता है। तो ये हैंड बुक के साथ साथ मैं बढ़ता हूँ, तो इसके साथ साथ बताता भी जाऊँगा कि आपको कौन सा क्वेश्चंस आपको कहाँ पे पूछा जाएगा। जैसे ये डिज़ाइन मिक्स का रेशियो दिया हुआ है, तो ये इसको आपको याद नहीं करना है, क्योंकि ये किसी पार्टिकुलर प्रोजेक्ट का दिया हुआ है। डिज़ाइन मिक्स वहाँ का ये था M10 के लिए, M20 के लिए, और ये M25 से लेकर के बहुत सा डिज़ाइन मिक्स है। आपको इसका लाभ कहाँ पे मिलेगा? जब आप साइट पे आएंगे, किसी साइट पे आप ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे डिज़ाइन मिक्स होगा। तो ये आपको इस डिज़ाइन मिक्स करके यूज करके आप उसका टेस्ट कर सकते हैं। तो ये डिज़ाइन मिक्स आपकी साइट के लिए कारगर होगा कि नहीं, तो ये समझ में आएगा, क्योंकि हर जगह का मटेरियल की क्वालिटी में फ़र्क होता है। अब ये कहाँ का है ये क्लियर नहीं है, ये किस प्रोजेक्ट का है, मुंबई का है, दिल्ली का है, या कोलकाता का है, चेन्नई का है। तो और हर जगह की मटेरियल की क्वालिटी में तो उस पर फ़र्क पड़ेगा। लेकिन ऐसा है कि जैसे आप M45 का ये रेशियो दिया हुआ है, तो आप अपना मटेरियल लेकर के भी टेस्ट कर सकते हैं उसका स्ट्रेंथ वगैरह। तो उससे भी आपको ये इसमें फ़ायदा होगा। फिर आपको जो डिज़ाइन मिक्स का प्रोसेस है वो डिज़ाइन मिक्स करके आप अपना डिज़ाइन मिक्स प्राप्त कर सकते हैं। तो ये चीज़ है, आपको जो याद करना है कि नॉमिनल मिक्स का जो रेशियो है आपको वो याद करना है, क्योंकि वो फिक्स रहता है। तो जैसे सीमेंट कंजप्शन जो है आपका जनरल रेशियो में, आप M5 में तो उसको 1:5:10 का जो रेशियो होगा M5 के लिए, तो इसमें 2.82 बैग्स पर क्यूबिक मीटर कंजप्शन, सीमेंट कंजप्शन आता है। M7.5 का 1:4.8 रेशियो होगा और इसमें 3.46 बैग्स सीमेंट कंजप्शन आता है। ऐसे ही M10 का है 136, इसको याद कर लीजिए, और 4.52 बैग्स पर क्यूबिक मीटर। और फिर M15 में 1, 2, 4 6.3 बैग्स पर क्यूबिक मीटर। M20 में 1, 1.5, 3
तो ये 8.07 बैग्स पर क्यूबिक मीटर सीमेंट का जब सन आता है। तो ये आपको नॉमिनल मिक्स का याद कर लेना है कि क्योंकि कहीं पे डिजाइन मिक्स नहीं होगा। अगर नॉमिनल मिक्स से आप कंक्रीट तैयार करेंगे तो यही कंजप्शन आएगा। तो ये आपको याद कर लेना है। अब फिर डिजाइन मिक्स का आपको कहाँ पे याद करना है, जैसे आप कहीं पे किसी साइट पे काम किए तो उस साइट पे जो डिजाइन मिक्स है तो वो आप याद कर लें, क्योंकि नेक्स्ट प्रोजेक्ट में उसके बाद जब कहीं इंटरव्यू देंगे तो उसमें आपको ये पूछा जाएगा कि वहाँ पे सीमेंट कंजप्शन आपका कितना था, कौन कौन सा ग्रेड कंक्रीट का यूज करते थे, तो वो आपको बताना पड़ेगा। तो अगर जाहिर सी बात है, अगर काम आप किए हुए होंगे तो आप बताएंगे कि हमारा पीसीसी में कौन सा ग्रेड यूज होता था, आरसीसी में कौन सा ग्रेड यूज होता था। तो पीसीसी का जैसे M15 है तो डिजाइन मिक्स में आपका सीमेंट कंजप्शन पर क्यूबिक मीटर कितना था, है ना। M45 का कंक्रीट अगर आरसीसी में यूज हो रहा है तो उसमें सीमेंट कंजप्शन कितना था, तो वो उसका जो बैच रिपोर्ट आता है आरएमसी के साथ उसमें भी दिया रहता है। या अगर आप साइट पे काम करते हैं तो उसका डिजाइन मिक्स का पेपर आप साथ में रखिए, उसको याद कर लीजिए। वो नेक्स्ट प्रोजेक्ट में आपको जब कभी भी जाएंगे आप बताएंगे कि मैंने ये कंक्रीट वर्क करवाया था। तो ये सब सवाल कॉमन है, आपसे पूछा जाएगा। तो वो डिजाइन मिक्स का रेशियो आपको वहाँ पे पूछा जाएगा, तो वो आपको आपके साइट पे जो आपने यूज किया है वो बताना है। ऐसे ही इसका जो नॉमिनल मिक्स का जो है आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, वो भी जैसे याद रखना ही तो याद ही हो जाएगा। सिंपल है, जैसे M20 का है तो 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है, M15 का है तो 15 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ऐसे ये आपको याद रखना है। फिर वाटर कंजप्शन का भी है आपको, तो ये भी सब याद रखिएगा किस ग्रेड में कितना वाटर जनरली डालते हैं। फिर आपको डेंसिटी के लिए मैं बता दिया कि जो जो आपका कंस्ट्रक्शन मटेरियल है तो उसमें आपको याद रखना पड़ेगा कि सारे का, उससे बहुत फ़ायदे भी होते हैं। ये देखिए डेंसिटी ऑफ मटेरियल में यहाँ पे 2-3 मटेरियल के दिया हुआ है। तो कुछ का तो डेंसिटी बिल्कुल फिक्स होता है, जैसे स्टील का है, सीमेंट का है और वाटर का हुआ तो ये बिल्कुल फिक्स रहता है। लेकिन जैसे वेट ऑफ ब्रिक्स, यहाँ पे वेट ऑफ ब्रिक्स दिया हुआ है तो ये 1600 से 1920 kg। ये है तो वेट ऑफ ब्रिक्स है वो वेरी करेगा, क्योंकि ब्रिक्स की क्वालिटी अलग अलग होती है, सेकंड क्लास की अलग होती है, थर्ड क्लास की हुई, फर्स्ट क्लास की हुई, तो ये वेरिएबल हो जाएगा ब्रिक्स का। और वैसे ही आरसीसी में भी जो है तो उसका भी वेरिएबल हो जाता है ग्रेड के अकॉर्डिंग। फिर ये आपका क्यूरिंग का भी है, मिनिमम क्यूरिंग जो रिक्वायर्ड डेज 7 डेज होता है, तो ये सब याद रखिएगा। और क्यूब का सैंपल कितने में लेना चाहिए, जैसे 1 से 5 क्यूबिक मीटर की है तो एक सैंपल काफ़ी हो जाता है हमारा। और 6 से 15 क्यूबिक मीटर हम अगर कंक्रीट करते हैं तो उसमें 2 सैंपल लेना है आपको, 16 से 30। तो ये जो आपको मैं बता रहा हूँ ये प्रैक्टिकल है, ये किसी ओरिजिनल किताब से नहीं है, किसी साथी ने इसको प्रैक्टिकली अपना मेहनत करके आपके लिए फ़ायदे के लिए इन्होंने किया है। मुझे भी ये व्हाट्सएप पे प्राप्त हुआ था, तो इसके राइटर वगैरह का कोई पता नहीं है, तो लेकिन जिन्होंने भी किया है तो ये बहुत अच्छा किया है। तो ये प्रैक्टिकल नॉलेज आपके साथ शेयर किया है, इसमें कॉस्ट वगैरह भी निकालने का बताया है। जैसे ये हाई राइज बिल्डिंग है तो ये उनका एक, ये आपका रेट वेरी कर सकता है, तो क्योंकि लोकेशन चेंज होने से आप हो सकता है ये मुंबई का हो तो आप चेन्नई में हो, तो ये आपका ये वेरी कर सकता है, लेकिन इससे भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। अब देखिए ये सब भी याद रख लीजिएगा, ये सब भी आपका जो किए हुए हैं
और फ्रेशर के लिए तो उम्मीद कम है ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन 2-3 साल वाले के लिए जो है तो वो उनसे ये पूछा जा सकता है। रिक्वायर्ड क्वांटिटी जो है प्लास्टरिंग है, तो अगर 1:3 के रेशियो में करेंगे तो कितना सीमेंट लगेगा, 1:5 के रेशियो में करेंगे तो कितना लगेगा, सीलिंग प्लास्टर अगर 1:3 में करेंगे तो कितना सीमेंट लगेगा। तो ये सब यहाँ पे है, तो इसको आप याद कर सकते हैं। और अगर आप ओरिजिनल बुक से अगर याद करना चाहें यहीं पे हैं तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन इसमें भी सही है। अगर वो आपको नहीं मिलता तो ये वाटर सीमेंट रेशियो भी आप याद कर लें। ये कवर है, कवर आपसे रेनफोर्समेंट का जो कवर है कॉलम में जनरली हर जगह 40 mm रहता है, और कॉलम में 25 mm तो कम ही होता है जनरली, क्योंकि कॉलम का जो रेनफोर्समेंट इन्होंने लिखा है कि 12 mm से ज़्यादा है तो स्टील तो 40 mm का तो जनरली ज़्यादा ही रहता है, तो उसमें 40 mm ही कवर और बीम का 25 mm। तो आपको तो फॉलो करना है, अगर जो प्रैक्टिकल में तो ड्राइंग में जो दिया हुआ है कंसल्टेंट का उसी का, लेकिन जो जनरल है वो यही है। फुटिंग में कहीं कहीं 75 mm भी कोई कोई कंसल्टेंट या स्ट्रक्चरल डिज़ाइनर देते हैं, तो हमको उसको फॉलो करना है। लेकिन जैसे सवाल में पूछा जाएगा तो आप ये बता सकते हैं कि हमारे पिछले प्रोजेक्ट पे इतना था, और साथ में अपने कंसल्टेंट, स्ट्रक्चरल डिजाइनर, आर्किटेक्ट का नाम भी याद रखिए कौन थे, ये भी सवाल पूछा जाता है। कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल, 1 क्यूबिक मीटर में जैसे 1:2:4 का आपका रेशियो है, तो कैसे हम सीमेंट कंजप्शन, सैंड कंजप्शन निकालेंगे, एग्रीगेट कैसे निकालेंगे, ये दिया हुआ है फार्मूला अच्छा है, तो इस मेथड से आप निकाल सकते हैं। और ये कभी कभी प्रैक्टिकली में वहाँ पे भी दे देते हैं। मैंने बहुत पहले मैं समझता हूँ कि 4-5 साल एक्सपीरियंस मेरा रहा होगा, तो उस वक्त ऐसा करने को दिया गया था। आगे बढ़ने से और कुछ चीज़ें, जैसे ये आपको डाया याद कर लीजिएगा, स्टील का जो वेट पर मीटर है 6 mm का बहुत कम इस्तेमाल होता है, 8 mm से 25 mm या 32 mm तक का आपको याद रखना है, क्योंकि जो फील्ड में हैं काम करते हैं तो वो उनको ये याद हो ही जाता है। तो अगर आपने कुछ काम किया है, फिर नेक्स्ट एक्सपीरियंस है 2-3 साल का, आप फिर एक इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो ये आपको पूछा जाएगा, तो उस वक्त आप कैलकुलेट करने के लिए बैठ जाइएगा, तो उसमें थोड़ा सा गलत मैसेज जाएगा कि इन्होंने काम नहीं किया है। हालांकि निकाला तो जो आप याद नहीं रखेंगे, फिर भी आप डेंसिटी के हिसाब से आप इनका वॉल्यूम निकाल लेंगे 1 मीटर का स्टील का, तो आप कैलकुलेट मल्टीप्लाई करेंगे 7850 से आपका ये वेट निकल जाएगा। लेकिन आप वहाँ पे ये जो प्रैक्टिकल में काम किए हैं तो उनको ये याद हो जाता है, तो आपको 8 mm से 32 mm तक तो आपको याद रखना चाहिए। 40 mm बहुत कम यूज होता है, 6 mm का भी आजकल बहुत कम यूज होता है, तो ये आप याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पे जो सीमेंट रिक्वायरमेंट है ये मैं समझता हूँ डिज़ाइन मिक्स के अकॉर्डिंग है, आप नॉमिनल मिक्स वाला याद रखिए, और फिर आपके प्रोजेक्ट पे जो डिज़ाइन मिक्स का जो सीमेंट कंजप्शन है वो याद रखिए। स्टील में लैप का याद रखिएगा, लैप कितना देना है, तो लैप भी स्ट्रक्चरल डिजाइनर अलग अलग देता है, और कंक्रीट का जो ग्रेड रहता है उस पर भी डिपेंड करता है। तो 45D से 50D, एक प्रोजेक्ट में तो 58D तक था,
तो ये रहता है, आप 45 डी से 50 डी तक बोल सकते हैं। अगर आपके प्रोजेक्ट पे ज़्यादा रखा है आरसीसी कंसल्टेंट ने, तो उसको भी बोल सकते हैं हमारे प्रोजेक्ट पे ये आरसीसी डिज़ाइनर थे, उन्होंने इतना लैब प्रोवाइड किया था। आप ब्रिक वर्क का भी, जैसे सीमेंट कंजप्शन, ईंट कितना है, वो सब आप मेथड सीख भी लीजिएगा और याद भी रखिएगा कि 10 क्यूबिक मीटर में कितना ब्रिक्स आएगा। हाफ हाफ ब्रिक वर्क जो होता है, मतलब 4.5 इंच का वाल, तो उसमें कितना ब्रिक वर्क आएगा और सीमेंट कंजप्शन कितना होगा। तो ये सब चीज़ें याद रखिएगा और इसका मेथड भी याद रखिएगा। और ब्रिक्स के साइज पे भी ये डिपेंड करता है, नंबर ऑफ ब्रिक्स। तो वो मैंने ब्रिक्स का एक वीडियो बना के रखा है, ब्रिक्स कैलकुलेशन का, तो वो भी देख लीजिएगा। मैं उसको बल्कि शेयर कर दूंगा आई बटन में, तो या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो उसको वहाँ से आप ले लीजिएगा, उसको सीख भी लीजिएगा और उसमें जो नॉर्मल है उसको याद कर लीजिएगा। फिर वैसे ही प्लास्टर का है, तो प्लास्टर जनरली 12 mm से 18 mm थिक तक होता है। 18 mm आउटसाइड में और 12 mm इनसाइड में, को थोड़ा बहुत चेंज भी करवा सकते हैं जो डिज़ाइनर है। तो इसके अकॉर्डिंग कितना 100 स्क्वायर मीटर में या 10 स्क्वायर मीटर में, इसको आप याद रखिएगा। फिर आप जो कन्वर्सन है वो उसका आपको सब याद रखना चाहिए कि एक फीट में कितने इंच, या एमएम से इंच में जो कन्वर्सन होता है, तो वो सब आपको याद रखना है कि 1 इंच में जैसे 2.4 cm हुआ, 25.4 mm हो गया। 1 फीट में 30.48 cm हो गया। तो 1 यार्ड में 0.9144 मीटर हो गया। तो ये सब आपको याद रखना है। ये सब कभी भी सवाल में पूछा जाए तो फ्रेशर के लिए तो ये ज़्यादा ज़रूरी है। फ्रेशर के लिए ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। फिर इसी तरह जो कन्वर्सन टेबल है उसमें एरिया का भी आप याद कर लीजिएगा, और वॉल्यूम का भी अक्सर आपको पूछा जाएगा। वॉल्यूम का जैसे 1 क्यूबिक मीटर में 35.3147 CFT हुआ, तो ये आपको तो ज़रूरत भी पड़ेगा। कहीं कहीं आपका जैसे CFT में कोई दिया हुआ है तो उसको क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या क्यूबिक मीटर में है तो CFT में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें याद रखिएगा, और ये इंटरव्यू में आपको पूछा भी जा सकता है। और जैसे क्वालिटी इंजीनियर के लिए है, तो आपका जो मटेरियल है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, उसका जो करेक्टरिस्टिक डिटेल्स है, स्ट्रेंथ है, वो सब आपको पूछा जा सकता है। सीमेंट के बारे में सेटिंग टाइम कितना, इनिशियल सेटिंग टाइम कितना होगा, फाइनल सेटिंग टाइम कितना, कौन सीमेंट का कितना होता है। तो ये सब आप एक अपने ओरिजिनल बुक से, जो आपके पास बुक्स है, उससे पढ़ लीजिएगा। नेट पे मैंने देखा है, नेट पे कभी कभी गलत जानकारी भी रहती, मतलब सही जानकारी भी रहती है कहीं तो उसमें कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है। एक ही चीज़ सर्च करेंगे तो कहीं कहीं 2-3 वेबसाइट, कुछ लोग क्योंकि आजकल कोई भी कुछ डाल सकता है नेट पे, तो उसमें एक फ़र्क मैंने देखा है। तो इसलिए मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूँगा कि जो आपका जो याद करें तो वो आप ओरिजिनल इंजीनियरिंग बुक से, या फिर आप जानते हैं कि ये वेबसाइट ऑथेंटिक है, इस पे गलत नहीं है, इसको काबिल लोग बनाए हुए हैं, तो वो उस पर विश्वास कर सकते हैं। अब जैसे कोई आईआईटी का अपना वेबसाइट है, तो वहाँ से जो जानकारी मिलेगी वो सही मिलेगी। ऐसे ही कोई किसी इंजीनियर्स को आप जानते हैं, क्वालिफाइड है, आपके प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं जो पढ़ा सके, वो कुछ आप वेबसाइट बनाए हुए हैं, तो वो आपको जो डिटेल देंगे, तो वो आपको वहाँ से आप उसको नोट कर सकते हैं, उसको याद कर सकते हैं। दूसरा है कि जैसे बिलिंग इंजीनियर का पोस्ट है, तो बिलिंग इंजीनियर में आपको आईएस कोड वगैरह, मोड ऑफ मेजरमेंट का पूछा जा सकता है कि इसका क्या कोड है। तो बिलिंग इंजीनियर के लिए जो जा रहे हैं, तो वो उनको ध्यान रखना किस कोड पे काम कर सकते हैं, किस कोड पे काम करते हैं, तो ये सब उनको ध्यान रखना पड़ेगा।
क्वालिटी के लिए जा रहे हैं तो क्वालिटी से जो रिलेटेड है तो क्वालिटी आपका क्वालिटी मटेरियल का जो बुक है तो उससे आप सब ये डिटेल जान लीजिए और उसको तैयारी कर लीजिए कीजिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको जैसे प्लास्टर का है तो ये IS कोड जो है 1200 है, इसमें मैं लिख के रखा हूँ। तो इसमें एक क्या नियम है कि प्लास्टरिंग एट ए हाइट ग्रेटर देन 10 मीटर फ्रॉम ग्राउंड लेवल शैल बी मेजर्ड सेपरेटली इन a stage and 5 meter height except interior plaster in case of building which shall be measured separately for each story। तो जैसे बाहर का प्लास्टर है तो उसको 10-10 मीटर हाइट के लिए अलग अलग मेजरमेंट होगा, अलग अलग रेट होगा। और पाँच फर्स्ट टाइम में 10 मीटर का, फिर 5-5 मीटर में अलग अलग लोग, ये IS कोड ऑफ मेजरमेंट हो गया। लेकिन अक्सर जैसे अब कॉन्ट्रैक्टर और बिल्डर एग्री हैं तो वो बाहर का पूरा का एक ही रेट वो एवरेज करके दे देते हैं, तो वो एक्सेप्ट करते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सेम रेट है ऊपर से नीचे तक का, तो उनका एवरेज रेट जो रहता है वो कैलकुलेशन करते हैं कि हाइट पे जाएंगे। जाहिर सी बात है कि हाइट पे प्लास्टर करेंगे तो इसके फोल्डिंग और ऊपर का जो है मैन पावर ज़्यादा लगता है, उसमें काम कम निकलते हैं, तो उसमें रेट बढ़ जाता है। तो उनको एवरेज रेट निकाल के उनको दिया जाता है। लेकिन IS कोड अगर फॉलो करेंगे तो वो रेट अलग अलग होना चाहिए। और फिर इसमें डिडक्शन का, जैसे प्लास्टर का डिडक्शन का रूल है, तो ऐसे तो कोई भी हम जैसे हमें जब ये नहीं जानते थे तो जैसे थोड़ा सा भी जैसे होल वगैरह हुआ तो उसको मैं डिडक्ट कर लेता था। मैं इनिशियल का बात कर रहा हूँ। लेकिन मैंने जैसे फिर IS कोड देखा तो यहाँ पे क्या है कि नो डिडक्शन शैल बी मेड फॉर एंड्स ऑफ जॉइंट्स बीम्स post etc and opening not exceeding 0.5 meter square each and no addition shall be made for reveals jams soffits seals etc of these openings nor for finish and to plaster around ends and joists beams post etc। तो वो जब IS कोड फॉलो करेंगे तो जैसे 0.5 मीटर से अगर एक्सीड नहीं करता है तो उसको प्लास्टर के एरिया में घटाना नहीं है। 0.5 मीटर से ज़्यादा बड़ा एरिया है तभी घटाने का है। तो ये सब रूल भी अगर आप जैसे बिलिंग के लिए जा रहे हैं तो ये सब आपसे पूछा जा सकता है कि क्या रूल है प्लास्टर में डिडक्शन का। तो बिलिंग इंजीनियर के लिए इसमें आप देख लीजिएगा। और अगर आप ऑलराउंडर हैं आप तो ये भी आपको जैसे पढ़ लेना चाहिए और याद रखना चाहिए। अब ब्रिक वर्क का जो IS कोड है इसमें भी देखें, पहला नंबर जो है नो डिडक्शन और एडिशन शैल बी मेड ऑन एनी अकाउंट फॉर द फॉलोइंग। उसमें ए है एंड्स ऑफ डिसिमिलर मटेरियल्स दैट जॉइस्ट बीम्स लिंटल्स पोस्ट गर्डर और आफ्टर्स पर्लिन्स ट्रसेज corbels steps etc up to 0.1 मीटर स्क्वायर इन सेक्शन। जैसे ये सब बीच में कंक्रीट का आ जाता है तो उसका इसका डिडक्शन नहीं है। नहीं, जैसे 0.1 मीटर स्क्वायर एरिया से कम है तो उसको डिडक्ट नहीं करना। ये अपना IS कोड हो गया, इंडियन स्टैंडर्ड कोड है ये। तो अगर आप जानेंगे तो फिर इसको आप फॉलो अप करेंगे। और ये सब अगर आप बिलिंग इंजीनियर के लिए जा रहे हैं तो ये सब पूछा जा सकता है। फिर ऐसे फॉर्म वर्क का भी IS कोड है। सीनियर लेवल में जो है वो आपका जैसे बिल्डर हैं कोई तो वो ये चीज़ पूछते हैं कि स्टील कंजप्शन कितना होता है जो जनरली बिल्टअप एरिया में। तो लो राइज के लिए जैसे मैंने देख के रखा है 4 kg पर स्क्वायर फीट लो राइज के लिए। और जो सीमेंट कंजप्शन इन बिल्टअप एरिया है 0.4 बैग ऑफ सीमेंट पर स्क्वायर फीट। तो ये अगर आपने प्रोजेक्ट पे कोई कंप्लीट किया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट पे इतना है, तो वो याद रख लीजिए। क्योंकि और रेट भी है तो वो आपको टाइम के अकॉर्डिंग वेरी करेगा। जैसे आप 2 साल कोई पहले का रेट याद किए हुए हैं तो वो बढ़ जाता है।
तो वो करंट रेट ये आप चेक कर लिया कीजिए इंटरव्यू में जाने से पहले। देखिए यहाँ पे भी थंब रूल जो मैं बता रहा था, स्टील का है तो यहाँ पे इन्होंने थंब रूल बताया कि कितना स्टील लगेगा। तो ये बिल्टअप एरिया के हिसाब से स्टील 3 to 5 kg, 3 to 5 kg आपका पर स्क्वायर फीट है। सीमेंट है 0.5 बैग्स पर स्क्वायर फीट। RMC 0.05 मीटर क्यूब पर स्क्वायर फीट। तो इसको आप याद कर ले सकते हैं। अगर आपने किसी प्रोजेक्ट पे काम नहीं किया है फिर भी आपसे सवाल ऐसा पूछा जा रहा है, अगर प्रोजेक्ट पे काम किया है तो उस प्रोजेक्ट का जो एवरेज आता है वो आप याद कर लें तो वो बेहतर होगा, वो आपको लिए करंट भी रहेगा। और ये देखिए ये सीनियर लेवल में पूछा जाता है, जैसे प्रोजेक्ट मैनेजर है, असिस्टेंट मैनेजर है, या प्लानिंग वाले हैं, प्लानिंग इंजीनियर हैं, तो उनसे ये पूछा जाएगा कि एक मेसन या और एक मजदूर कितना काम करते हैं। तो ब्रिक वर्क में क्या है, एक मेसन और एक मेन मजदूर, एक वुमेन मजदूर, ये तीनों मिला करके कितना काम करेंगे, 1.25 क्यूबिक मीटर। और वाल प्लास्टरिंग में कितना करेंगे। तो ये सब आपको सीनियर लेवल वालों के लिए याद कर लेना चाहिए, क्योंकि ये प्लानिंग में ज़रूरत पड़ती है तो सीनियर लेवल वालों से ये पूछा जाता है अक्सर। ये यहाँ पे दिया हुआ भी है आपको। और ये बुक अगर किन्हीं को चाहिए होगा तो जो मेरे पास ये स्क्रीन पर है, तो आप मेरे को कमेंट में लिख दीजिएगा अपना ईमेल आईडी, और ऐसा लिख दीजिएगा कि मुझे ये बुक भेजिए, तो मैं आपके ईमेल पे इसको भेज भेज दूँगा। और आपसे क्या है कि जैसे आप लोग खुद ही क्वेश्चंस का एक लिस्ट बनाएं। जैसे आप कुछ इंटरव्यू फेस किए हैं तो उस इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछा गया, तो एक डायरी मेंटेन कर लीजिए। तो आप तो एक तो क्वेश्चन लिख लें, फिर आपका अगर आंसर सही बताए हैं, याद है, तो वो वहाँ पे लिख लीजिए। और अगर नहीं में आपने नहीं बता पाए हैं तो उसको बुक वगैरह से सर्च करके उसका आंसर लिख लीजिए। तो उससे भी आपका एक बेस तैयार होगा, तो आगे के लिए आपको ये काम आएगा। तो जहाँ जहाँ भी अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, जो क्वेश्चन पूछा जाता है या आपके फ्रेंड्स बताते हैं कि ये क्वेश्चन पूछा गया, तो वो आपके कलीग होंगे, आपके लेवल में होंगे, तो वो फ़ायदेमंद हो जाएगा। आप ऐसे ही वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि ये बीच बीच में इम्पोर्टेंट चीज़ें आ जाती हैं, तो वो आपको काफ़ी फ़ायदेमंद हो जाएगा। बिल्डर से जो कॉन्ट्रैक्टशिप चल रहा है आजकल, तो एक तो ये बिल्टअप एरिया बेसिस पे लोग कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं, और एक आइटम रेट पे लेते हैं। तो आप सीनियर लेवल में हैं तो वो रेट पूछ सकते हैं कि बिल्टअप एरिया में क्या रेट चल रहा है, तो आप वो रेट का ध्यान ज़रूर रखें। आजकल क्या होता है कि रेट खास करके इसमें जो आइटम रेट है, तो कई आइटम रेट रहता है तो कंप्यूटराइज रहता है, आपका लिखा रहता है, तो कैलकुलेशन हमको टाइप नहीं करना पड़ता है,
सब सेव रहता है, तो वो उसमें एक्चुअली हम लोग भूल जाते हैं कि क्या है, तो वो फिक्स रहता है कंप्यूटर में सेव है, तो लेकिन वो रेट हमको याद रखना चाहिए वो इंटरव्यू पर्पस के लिए, और काम के पर्पस के लिए भी जो काम करते हैं तो उनको भी ये रेट याद रखना चाहिए। तो आइटम रेट भी है, जो जो आइटम है तो उसके लिए वो भी पूछा जा सकता है सीनियर लेवल वालों से, तो अक्सर ये पूछा जा सकता है कि कौन सा मटेरियल का क्या रेट है। वो और दूसरे जैसे वाटर प्रूफिंग के लिए, आप वाटर प्रूफिंग का जॉब है तो वाटर प्रूफिंग से जो रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, वाटर प्रूफिंग कैसे करते हैं, बाथरूम का कैसे करते हैं, बॉक्स टाइप वाटर प्रूफिंग करते हैं कैसे करते हैं, तो वो मेथड जान लीजिए। और ब्रिक बेड कोबा जो वाटर प्रूफिंग टेरेस पे करते हैं वो कैसे करते हैं, उसमें मटेरियल का कंजप्शन वगैरह निकालना सीख भी लीजिए, जान लीजिए। ये सब पूछा जा सकता है। इसमें मटेरियल का कॉस्ट भी कोई कोई पूछ सकते हैं कि तो जैसे कुछ दिन पहले सुनंदा का था पोलियाल जो था, तो 1300 रुपये में 5 kg का डब्बा मिलता था, तो ऐसे ही इसको याद कर लीजिए। और डेवलपमेंट लेंथ आपका स्टील में पूछा जा सकता है। तो एक गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था, तो वहाँ पे जो डेवलपमेंट लेंथ था हर ग्रेड के लिए अलग अलग था। तो M15 के लिए जो डेवलपमेंट लेंथ था 42D था, और M30 के लिए 38D, M35 के लिए 34D, M40 के लिए था 31D, और M45 के लिए 29D, M50 के लिए 27D, और जो लैप लेंथ था वहाँ पे 58D था। तो आपको जो करंट प्रोजेक्ट कहीं पे कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग याद कर लीजिए। जनरली डेवलपमेंट लेंथ 40 से 45D रखते हैं। और क्लियर कवर जो है आपका, जो पहले भी बताया वो टॉपिक फिर से आपको, जैसे पाइल का है तो उसमें क्लियर कवर 75 mm अक्सर रहता है, पाइल कैप का 60 mm, टाई बीम का 75 mm वहाँ पे था, पेडेस्टल का 75 mm था, RCC वाल का 75 mm था, RCC कॉलम का 45 mm था। तो ये कम बेसी थोड़े 5 से 10 mm कुछ जो स्ट्रक्चरल डिजाइनर वो कम बेसी कर सकते हैं। और जैसे RMC से काम होता है तो सीनियर लेवल वाले जो हैं तो वो इसका रेट याद रखें RMC का। जैसे ये मैं करंट रेट आपको बेसिक रेट बता रहा हूँ, ये विदाउट ये करंट है, समझिए कि ये आजकल का ही रेट है। तो ग्रेड जैसे M15 का ग्रेड है तो आपको 4400 रुपये पर क्यूबिक मीटर M15 का, और M20 का 4800 रुपया पर क्यूबिक मीटर, M40 का 5600 रुपया पर क्यूबिक मीटर, M45 का 5900 रुपया पर क्यूबिक मीटर, और पंपिंग चार्ज एक्स्ट्रा लेते हैं, कहीं 150 रुपया पर क्यूबिक मीटर एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं, कोई 200 रुपये भी एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं। तो ये आप अगर कहीं प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उसका रेट वगैरह आप जानने की कोशिश कीजिए। आप जूनियर लेवल में हैं तो पर भी, तो ये आपके लिए लाभकारी होगा। ये मैं अभी का रेट तो आपको तो कोटेशन लेना पड़ेगा, अब ये रेट तो मैं एक रेफरेंस के लिए बता दिया। बाकी जो आपके आसपास RMC वाले हैं तो उनसे आप रेट लीजिए। ये बेसिक रेट है, विदाउट टैक्स है। फिर ऐसे ही आइटम रेट है, तो आप वहाँ पे जो आइटम रेट तय है आपके प्रोजेक्ट पे, वो आप याद कर लीजिएगा। जैसे एक प्रोजेक्ट था मेरे, तो वहाँ पे सीमेंट प्लास्टर 12 mm का जो रेट था 520 रुपये पर स्क्वायर मीटर था। ग्रेनाइट 18 mm थिक का था तो ये 5400 रुपये पर स्क्वायर मीटर था। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट था। ये जो रेजिडेंशियल है उसमें थोड़ा कम रखते हैं रेट, ये रेट उसके हिसाब से ज़्यादा है। फिर भी आपको एक रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ। और बाकी जो अप टू डेट जो रेट है आपका, CPWD का वेबसाइट पे जाइएगा तो वहाँ पे DSR आपको मिलेगा लेटेस्ट, तो वो डाउनलोड कर लीजिएगा। तो उसमें आपको लेटेस्ट जो गवर्नमेंट रेट है वो उन्होंने, तो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के लिए वो रेट कंसिडर किया जाता है। आपके लिए भी एक रेफरेंस मिल जाएगा कि अभी का करंट कितना होता है। तो उसमें प्राइवेट में अक्सर उससे कम ही रहते हैं।
तो आप वो CPWD के वेबसाइट पे उसमें डाउनलोड का जो सेक्शन है तो वो अवेलेबल कराते हैं लोगों के लिए ही, इंजीनियर्स के लिए, कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए। तो वहाँ से वो भी नोट कर लीजिएगा, उसमें आप देख भी लीजिएगा। उसमें एक फ़ायदा और भी होगा कि आपको डिस्क्रिप्शन के साथ BOQ मिल जाएगा, फुल डिस्क्रिप्शन के साथ। फ्रेंड्स, मैं आज के वीडियो में इतना ही रहने देता हूँ। फिर आगे कोई वीडियो में आएगा तो और मैं कुछ बातें करूँगा इसे इंटरव्यू क्वेश्चन से रिलेटेड। तो मैं जैसा कि आपको बताया कि अगर ये बुक, हैंडबुक जो है प्रैक्टिकल सिविल इंजीनियरिंग का आपको चाहिए होगा तो आप कमेंट बॉक्स में एक कमेंट कर दीजिए कि मुझे चाहिए, और अपना ईमेल आईडी भी दे दीजिए तो मैं आपको इसको ईमेल कर दूंगा। आपके लिए लाभकारी होगा, एक बार आप देख लीजिएगा। साथ ही आपको रिकमेंड करूंगा जो करंट रेट है उसके लिए CPWD का वेबसाइट जो है ऑफिशियल वेबसाइट, वहाँ पे वो अवेलेबल रहता है। तो लेटेस्ट आप उसमें आप डाउनलोड करेंगे तो कई तरह के उसमें फ़ायदा होंगे उसको जो स्टडी करेंगे। तो रेट आपको मालूम होगा, आइटम का डिस्क्रिप्शन कैसे, कहीं पे जैसे आप BOQ बना रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन कैसे उसको लिखें, तो फुल डिस्क्रिप्शन के साथ वहाँ पे मिलेगा। हर आइटम का आपको इंडिविजुअल आइटम का भी रेट रहता है, तो रेफरेंस के लिए आपको मिल जाएगा। या कुछ ऐसा, कुछ जैसे प्रोजेक्ट पे नया आइटम आ गया तो आपको वेरिएशन ऑर्डर बनाना है, उसमें आपके टेंडर में था ही नहीं, तो वो आइटम आपका क्रिएट करना है, तो वो एक रेफरेंस के लिए वो रेट ले सकते हैं आपके। आप बिल्डर की तरफ से कॉन्ट्रैक्टर ज़्यादा क्लेम कर रहा है तो आप उसको दिखा सकते हैं, देखो गवर्नमेंट का ये जो लेटेस्ट रेट है तो ये है, आप इतना कैसे मांग सकते हैं। या फिर उनसे रेट एनालिसिस ले सकते हैं, आप भी उससे कर सकते हैं। रेट एनालिसिस का भी एक उनके पास CPWD के पास है, तो वो भी आपको बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। तो फ्रेंड्स, मैं समझता हूँ कि ये वीडियो काफ़ी लाभकारी आपके लिए होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए उन लोगों के साथ जिनको ये बहुत महत्वपूर्ण है जिनके लिए। और सब्सक्राइब अगर चैनल को नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि मेरा अगला वीडियो जैसे ही अपलोड हो उसकी तुरंत की तुरंत जानकारी आपको मिल सके। वीडियो देखने के लिए, सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।